बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हाईकोर्ट ने चुनाव पर जो रोक लगाई थी उसे हटा दी है। जानकारी ये भी आपको दे दे, चुनाव का नया कार्यक्रम जो है अब जारी होगा। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाया है। अब जल्द ही जारी होगा नया शेड्यूल, जल्द ही जारी किया जाएगा। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ना होने की वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी थी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि 21 जून को चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी की गई थी, लेकिन रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लगी हुई रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है, यानी अब जल्द ही नया शेड्यूल जो है पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया जाएगा। ये बड़ी राहत है सरकार के लिए भी और सभी लोगों के लिए। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि जल्द ही 1 से 2-3 के दिन के अंदर ही इसे लेकर तारीखों का ऐलान जो है वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हो जाएगा। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी उस रोक को हटा दिया है और वहीं कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी मंशा जो है चुनाव टालने की नहीं थी, लेकिन आरक्षण को लेकर जो दायर की गई थी याचिका उसे देखते हुए ही ये रोक लगाई गई थी। लेकिन ये बड़ी राहत है कि रोक हटाई गई। रजनीश दीक्षित ज़्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बड़ी राहत है कि जो स्टे लगाया गया था कोर्ट की तरफ से वो स्टे अब हटा दिया गया है, यानी अब उम्मीद किया जा सकता है कि जल्द ही नया शेड्यूल जो है पंचायत चुनाव को लेकर जारी हो सकता है। इसको हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद पंचायती राज विभाग की सचिव का ये कहना है कि जो हम लोगों का एक शेड्यूल है, यानी कि जुलाई में चुनाव कराने थे तो हम जुलाई में ही चुनाव कराएंगे और इसके लिए चुनाव आयोग को भी हम लोग परामर्श करेंगे। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी राहत है वो यही है कि राज्य सरकार को आज फैसला जितना देख रहे हैं राज्य सरकार बनी हुई है कि जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी वो यही कहना था कि जो लोग है उसकी लगी हुई है आरक्षण का जो विषय है वो राज्य सरकार अपना पक्ष कर पाई थी हाईकोर्ट को, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज जब वहाँ सुनवाई हो रही थी उसमें राहत मिली है राज्य सरकार को। उन्होंने कहा है कि जो हमने अधिसूचना जारी की थी जो रोक लगाई थी उसको वैकेट किया जाता है, यानी कि सिर्फ पंचायत चुनाव बाद की सरकार का चुनाव जो हम जिसका रास्ता साफ हो गया है उसकी निगाह हाईकोर्ट जो फैसले चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे चुनाव आयोग सबकी निगाह है पूरी तरह से लगाए हाईकोर्ट के आदेश की तरफ आ रही थी। उनको लग रहा था कि हाईकोर्ट का अहम आदेश आएगा तो वही अहम आदेश और हाईकोर्ट से आया है। और इसमें खास बात ये हम आपको बता कि कई याचिकाएं दायर की हाईकोर्ट में और सबका अपना पक्ष किसी ओबीसी आरक्षण से लेकर सकते वही आरक्षण लेके आ सकती थी। सबसे अहम काम जो सबसे पहले हाईकोर्ट ने किया ये किया कि सारी याचिकाएं क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद जो खंडपीठ बनाई गई खंडपीठ की सुनवाई चीफ जस्टिस के व्यवस्था में हुई और चीफ जस्टिस ने आज फैसला सुनाया है कि सबसे पहले हम लोग अपनी स्थिति को बेहतर करके हाईकोर्ट का जो था सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को रोक लगी है। अब गाँव की सरकार का जो चुनाव होगा उसका रास्ता हो चुका है। कांग्रेस भी आदेश का स्वागत चल रही है, आदेश का स्वागत मिलाकर के सबसे बड़ी रोज की राहत मिल रही है। राज्य सरकार ने भी राहत के काम किए हैं, जो तय कार्यक्रम था उससे तहत ये चुनाव होगा, इसलिए चुनाव कार्यक्रम बनेगा यानी सकता है। इसके अलावा आपको बताएं सिमरन कि 3 हफ्ते का समय राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया है तो कुल मिलाकर आज राज्य सरकार के फैसला और पंचायत चुनाव जो होने से जुलाई में जो जुलाई में ही संपन्न होंगे तो गाँव की सरकार लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आखिर उनके जिला पंचायत सदस्य प्रधान उनकी ड्यूटी से ये तक करने जाएंगे तो ये रास्ता साफ हो गया है और जुलाई में ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। 2 चरण में चुनाव होगा और लेकिन जो इससे पहले जो कार्यक्रम
जरूर देखने को मिलता है, चुनावी कार्यक्रम को लेकर वो तारीख से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, तो अब ये कहा जा सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा रजनीश, एक बार लौटूंगी फिर से मैं आपके पास। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून एनएच घोटाले में कई अफसरों के घर पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अफसरों के 8 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अफसरों के घर में मिले हैं कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी के छापे से नौकरशाही में हड़कंप मचा हुआ है। एनएच 74 मुआवजा घोटाले में आरोपी हैं डीपी सिंह और अभी भी ये छापेमार की कार्रवाई जो है वो चल रही है। घोटाले में कई अफसरों के घर पर ईडी की ये रेड पड़ी है। अफसरों के 8 ठिकानों पर छापा मारा गया है। और जानकारी ये भी आपको दे दें कि एनएच 74 मुआवजा घोटाले में मुख्य आरोपी जो है डीपी सिंह हैं। रजनीश लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अभी ये कार्रवाई जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी ईडी की तरफ से रेड जो है मारी जा रही है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अफसरों के 8 ठिकानों पर यह कार्रवाई अभी भी की जा रही है। जिस तरह हम आपको बता दें कि कल बड़ी कार्रवाई की डीपी सिंह इंस्पेक्टर है, इसके जो घोटाला जिसमें करोड़ों का किया था उनके तुरंत चक्कर के लिए स्टाफ करने के लिए ईडी ने कल 8 ठिकानों का जिसके बाद से नौकरशाही में लगातार और जो ईडी की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। आपको बता दें कि देहरादून में राष्ट्रीय जो डीपी सिंह का घर है वहाँ पर भी काफी देर तक ईडी के अधिकारी सारे दस्तावेज संभालते रहे हैं। ईडी के जो सिस्टम के हवाले से जानकारी काफी अहम है। ये जानकारी ये है कि ईडी की जो रात भर कार्रवाई चली, कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अन्य आरोपी भी शामिल किए जा सकते हैं जो घोटाले में जिनके नाम उजागर है। इसके अलावा कई जमीनों के दस्तावेज ईडी के अधिकारी के हाथ लगे हैं, जिससे पता चल रहा है कि जो अवैध संपत्ति जो घोटाला किया है उसकी कई कृषि और जमीन में कार्रवाई प्रभावित करेगी और उसमें कई नाम और जुड़ जाएंगे। एनएच घोटाला है, इस घोटाले में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कई रेड काफी है जिसमें ईडी के अधिकारियों के हाथ कई पुख्ता सबूत मिले हैं, इसमें कई दस्तावेज ऐसे हैं जिसकी बेनामी संपत्तियों की जारी रहेंगी। बिल्कुल, तो देखिए 8 अफसरों के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है और आगे भी इस कार्रवाई को ईडी द्वारा जारी रखा जाएगा। फिलहाल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। जमरानी बांध परियोजना का करेंगे सर्वे। जानकारी आपको ये भी दे दे, परियोजना का हवाई सर्वे करेंगे सीएम धामी। 2030 तक पूरा होना है बांध का काम, ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी सर्वे करते हुए नजर आएंगे। वहीं 2030 तक पूरा होगा बांध का काम जो है पूरा किया जाएगा। हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। जमरानी बांध परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे। परियोजना का हवाई सर्वे करेंगे सीएम धामी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा पर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, ये पावन यात्रा सांस्कृतिक एकता का अद्भुत स्वरूप समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ सीएम धामी ने लिखा कि प्रदेशवासियों की खुशी और समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। ये बड़ी खबर है, सीएम धामी ने की है समीक्षा बैठक। सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर ये बैठक की गई है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर। इस बैठक में कई फैसले भी लिए गए हैं। जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति की लेकर समीक्षा की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें, प्रमुख सचिव और सचिव सिंचाई समेत वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। सीएम धामी ने यह बैठक की है। जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीएम धामी अधिकारियों के साथ नजर आए हैं। इस बैठक में प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्री केदार मंदिर में लोग दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में की अगर बात की जाए तो अभी तक 22 लाख से अधिक यात्रा जो है लोग दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, हेमंत द्विवेदी ने बताया है कि मानसून के चलते अब यात्रा में थोड़ी कमी आना शुरू हो गई है और सितंबर तक यात्रा धीरे चलेगी, जिसके बाद यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, जानकारी आपको दे दें, चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले अभी तक निकल कर सामने आए। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए 22 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिया है। देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम है, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा, लगभग 22,67,700 तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी के साथ छात्रों ने ओपन हाउस बैठक की है। जानकारी आपको ये भी दे दे कि इस ओपन हाउस बैठक में कई कॉलेजों के छात्रों के साथ ओपन हाउस बैठक आयोजित की गई। कानून परिवर्तन सामुदायिक पुलिसिंग पर इस पर बाकायदा चर्चा की गई है। आईआईटी, आईआईएम समेत कई प्रतिष्ठान कॉलेज के छात्र जो है इस बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई कॉलेजों के छात्रों के साथ ओपन हाउस ये बैठक की गई है। कानून परिवर्तन सामुदायिक पुलिसिंग पर इस बैठक में चर्चा की गई है और कई कॉलेजों के छात्र इस बैठक में शामिल हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है रुद्रप्रयाग से। ये बड़ी खबर है, मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे फिर बंद हुआ है। भूस्खलन से यात्रा पर रोक लगी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर और मलबा। जंगलों के रास्ते तीर्थयात्री निकाले जा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को मुनकटिया से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो लैंडस्लाइड की वजह से मलबे जो है वो रास्ते में गिर रहे हैं, जिससे यातायात जो है देखिए बाधित हो रहा है और ऐसे में यात्रियों को बाहर भी निकाला जा रहा है। जंगलों के रास्ते तीर्थयात्री निकाले जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को मुनकटिया से रेस्क्यू भी किया जा रहा है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख पा रहे हैं। और जानकारी आपको यह भी दे दे, भूस्खलन होने से यात्रा पर अब रोक लग रही है। पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर और मलबा। जंगलों के रास्ते से तीर्थयात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाला भी जा रहा है। हालांकि जानकारी आपको ये भी दे दे कि मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। जेसीबी के माध्यम से लगातार कार्य जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो मार्ग है वो बाधित हुआ है और तीर्थयात्रियों को बाहर सुरक्षित भी निकाला जा रहा है। रजनीश दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, भूस्खलन की वजह से जो मार्ग है वो बाधित हुआ है, लेकिन जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो यात्री हैं जो उस मार्ग से जा रहे थे, अब उन्हें जंगलों के रास्ते बाहर निकाला जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ मार्ग से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी वजह से हुआ ये है कि मुनकटिया एक जगह पड़ती है, वहां पर भारी भूस्खलन हो गया तो यात्रा पर रोक लग गई। उसके बाद क्या हुआ, वैकल्पिक मार्ग की बात अपनाई गई। तो उसमें जो श्रद्धालु लौट रहे थे या जा रहे थे उनको रेस्क्यू किया गया। उनको मुनकटिया से सोनप्रयाग से आगे भेजने के लिए जंगल का रास्ता अपनाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस शामिल है। ये सभी लोग ध्यान रख रहे हैं किसी तरीके से तीर्थयात्री ना परेशान होने पाए और उनकी जान मान को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसको लेकर बाकायदा पूरी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो मैन्युअली हाथ पकड़ पकड़ के यात्रियों को तो पार करा रही है।
बिल्कुल, तो वो अब तस्वीरें भी लगातार रजनीश निकल कर सामने आ रही है। लेकिन रजनीश, ये भी बताइएगा कि मौसम में लगातार परिवर्तन भी जारी है और आए दिन हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी घट रही हैं। अब बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि यात्रा को लेकर अब प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए रोक भी लगाई जा सकती है क्या? इसे लेकर क्या अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं सिमरन, चारधाम यात्रा रोकने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल ये है कि हेली सर्विसेज रुकी हुई है, हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे हैं किसी भी चारधाम यात्रा में। और जो पैदल मार्ग है उनमें कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है, कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है, रोज पर डे अलर्ट आ रहा है मौसम विभाग का। उन सबको ध्यान में रखते हुए एहतियातन यात्रा को चलाया जा रहा है। जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से सेफली अपनी यात्रा पूरी करें, पूरा प्रशासन इसी में जुटा हुआ है जी। तो कुल मिलाकर अभी यात्रा रोकने जैसी कोई फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन ये है एहतियातन जगह जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। जहां पर भूस्खलन हो रहा है वहां पर टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कल एक दुखद हादसा हुआ अलकनंदा में, चलती बस पूरी समा गई जिसमें 10 से 12 लोगों की कैजुअलिटी, हालांकि 3 की डेड बॉडी रिकवर हुई और बाकी 9 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इस समय चूंकि मानसून सीजन हमेशा से घातक रहता है पहाड़ों की यात्रा को लेकर, तो खास तौर पर इस सीजन में कई जगह देखने में आता है लैंडस्लाइड। अभी केदार घाटी में कल भी लैंडस्लाइड हुआ है, आज भी मलबा आ गया है। तो लोगों को, जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उनको सावधानी पूर्वक यात्रा करनी है। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। पुलिस ने पुतला छीन लिया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद भी हुआ। पुलिस ने पुतला दहन होने से पहले ही पुतला छीन लिया। शहर के होटल में हो रहे देह व्यापार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर मंत्री राजेंद्र चौधरी ने किया है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा बलपूर्वक हमसे पुतले का अधिकांश हिस्सा छीन लिया गया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, सरकार रुड़की में चल रहे अवैध देह व्यापार, कैसीनो, जुआ, सट्टा, स्मैक, उन्हें रोकने में इच्छुक नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने का इच्छुक नहीं है। रुड़की की जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने मुख्यमंत्री का। खबर सितारगंज से है, जहां सड़क सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने ओवर हाई और ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों को सीज किया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दे, परिवहन विभाग ने इंटर सेक्टर प्रभारी आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। RCL कंपनी ने क्षेत्र में रोड बनाने का कार्य किया है, लेकिन सड़कों पर धूल, मिट्टी का गुबार और ओवरलोड, ओवर हाइट और फिर तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना का खतरा जो है बना रहता है। तिरपाल के बिना ढके तेज रफ्तार गाड़ियां जो है सड़कों पर काल बनकर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि मानकों के विरुद्ध अगर वाहन चलेंगे तो कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर की जाएगी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको चल के विभागीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं इनके खिलाफ एक अभियान चलाने के, जिसके अंतर्गत अभी 2 वाहन हमने सीज किए हैं। एक अभी ट्रैक्टर ट्राली जो बहुत ओवर हाइट भरी हुई थी प्लस ओवरलोड है, साथ ही इसमें प्राइवेट वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसका चालान कर वाहन सीज किया गया है और भी जो ये कार्रवाई हैं लगातार आगे जारी रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धोखाधड़ी करने वाले गैंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जानकारी आपको ये भी दे दे कि 16,35,000 की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने किया है और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी दे दें, धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 16,35,000 धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक सदस्य जो है गिरफ्तार हुआ है। तो लाखों रुपए की धोखाधड़ी जो है इस गैंग की तरफ से किया गया था और इस गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है।
ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पौड़ी से ये बड़ी जानकारी, धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि पुलिस जो है इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके और जो सहयोगी थे, जिन लोगों ने मिलकर इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया, वो कहाँ फरार हैं और कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस इस आरोपी से पूछ रही है। डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 2 प्रकरण हमारे जनपद में हमारे पास प्राप्त हुए थे, जिसमें 2 शिकायतकर्ताओं के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनको धमकी देते हुए उनसे पैसों की मांग की जा रही थी, वो डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी जा रही थी। हमारे द्वारा दोनों प्रकरण में मुकदमा लिखा गया। इन दोनों शिकायतकर्ताओं से कुल 16,35,000 की धोखाधड़ी कर ली गई थी। प्रकरण में जांच के उपरांत ये पाया कि ये डिजिटल अरेस्ट का प्रकरण एक ही गैंग के द्वारा किया गया है। हमारी सर्विलेंस टीम्स ने ये पाया कि ये जो गुट है, जो ये गिरोह है, ये चंपारण बिहार से रन हो रहा है। इसके मुख्य अभियुक्त की हम लोगों ने अरेस्टिंग के प्रयास करते हुए पिछले कुछ माह से कोशिशें की जा रही थी, परंतु ये अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने इनाम भी घोषित किया था। इस मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के 4 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। 2 मरीज देहरादून के हैं और 2 उत्तरकाशी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 74 हो चुकी है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि जिले में डेंगू के भी 3 नए मरीज सामने आए हैं, तो कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी, 4 मामले निकलकर सामने आए हैं 24 घंटे में और 2 मामले जो है देहरादून के बताए जा रहे हैं, 2 उत्तरकाशी के। कोरोना मरीजों की संख्या जो है 74 पहुंच चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।